हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने माइनर और कोफैक्टर पे यहाँ पे इसको ड्रॉप किया था, ठीक है। तो आज हम ये मैट्रिक्स वाला और डेटरमिनेंट वाला यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे टॉपिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कहती है माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं हमारे पास। माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होते हैं। ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है। द माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ से, ठीक है। of Aij in A is the determinant of a square submatrix of order n-1 obtained by removing the ith row and jth column of A. Consider a determinant of order 3। देखो इसमें क्या करते हैं, हम डेटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन डेटरमिनेंट में जो हम AI मतलब ith रो और jth रो मतलब कॉलम जो साथ में लेते हैं ना, मान लो जैसे मैंने डेटरमिनेंट निकालना तो A11 इनटू में क्या करती हूँ मैं, इसका और इसका क्या करते हैं प्रोडक्ट करके इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डेटरमिनेंट ऐसे निकलता है ना। फिर मैं रिमूव करती हूँ सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई और इस मतलब A12 के आपस में मल्टीप्लाई A12, फिर इसको रिमूव किया और इसको रिमूव किया, तो इसका क्या निकालना है, ऐसे डेटरमिनेंट, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। माइनर में हमारे पास क्या होता है, माइनर में हमारे पास ये होता है कि अगर हमें मान लो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है, तो वही फर्स्ट रो रिमूव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे रिमूव, फिर उसका जो डेटरमिनेंट आएगा वो निकालना है, तो वही निकालना है। इसमें अब हम यहाँ पे इस नंबर की प्रोडक्ट नहीं करेंगे, जिस के रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम जो निकाल रहे हैं ना, तो उस रो और कॉलम के हम उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको भी हम काट के मतलब उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। हम सीधा अकेला बस खाली सिंपल डेटरमिनेंट निकालेंगे। अब जैसे A12 है, मान लो इसका माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, तो अब इन दोनों का निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही सबका, जैसे अब मैंने निकालना है A32 का, तो 32 थर्ड वाली कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, तो इन दोनों का, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, माइनर होते हैं। उसके बाद कोफैक्टर, माइनर्स जो हम निकालते हैं ना माइनर, कोफैक्टर क्या होता है इसके बाहर। अब जिस रो के मतलब जिस रो का हमने निकालना है ना, जिस रो और कॉलम के हमने माइनर निकालना है, तो उसमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है किस रो के अंडर हमने निकाला है, ठीक है। तो हम कर देंगे -1 की पावर I+J, जिस रो के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे I की जगह रो और J की जगह कॉलम। जैसे अब मैंने निकाला A11 का हमने यहाँ पे माइनर निकाला, तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। बाहर क्या आएगा, बाहर -1 की पावर किसके अकॉर्डिंग हमने निकालना है, किसके रिस्पेक्ट टू निकाला है, 1 के रिस्पेक्ट टू, तो -1 की पावर 1+1। जब मैं निकालूंगी 3 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3+2। जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वही क्या हो जाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट हमारे पास वही हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, रो और कॉलम ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1 के रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो -1 1+1, 1 2 के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो -1 1+2, ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर आर डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से ही हम माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम माइनर और कोफैक्टर नहीं निकाल सकते। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको लिखते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ ए। और क्या होता है, ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, CIJ यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर है इन द डेटरमिनेंट ए, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखो कैसे निकलता है, देखो अब हमारे पास ये है द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एग्जांपल है जैसे 1 2 3 0 5 0 2 4 3, इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। कोफैक्टर मैंने यहाँ पे निकाला C11 C23 C12 C13, सब का विद रिस्पेक्ट टू मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 3×3 की मैट्रिक्स थी। अब निकालने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे अब ये था C11 कितना है 15 रख दिया, C12 यहाँ पे कितना है 0 यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू, C13 कितना है -10, मतलब सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी। अब मैंने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर जो भी हमने निकाला उसको AC मतलब A11 की जगह वो कोफैक्टर रख दिया, A12 की जगह A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33 निकल रख दिया।
फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंजिंग द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट्स को हम चेंज करके और उनके साइन चेंज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं हमारे पास, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी एन। दूसरा, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन इफ डेटरमिनेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू पहले एडजॉइंट ऑफ बी और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे खुलेगा। अगर ए डेटरमिनेंट जीरो है किसी मैट्रिक्स का तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट ए के साथ करें या ए की प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करें तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का दोबारा से एडजॉइंट अगर लेंगे तो वो हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए, वेयर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर हम करेंगे तो कंप्लीट पहले मैट्रिक्स निकाल लो फिर उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद है डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, एन माइनस वन का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम क्या होगी, इस कंप्लीट के बाहर भी हम लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला फिर उसकी क्या कर दी, पावर एम कर दिया। पहले ए की पावर एम कर दो फिर एडजॉइंट निकाल दो, बात क्या है, बराबर है। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, के बिलोंग्स टू आर। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी एन, किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, सेम आइडेंटिटी होगा। एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स जीरो। एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डेटरमिनेंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का तो वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1 देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए। अगर डेटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है तो यहाँ से अभी हमने डेटरमिनेंट चेक किया, क्या आया, नॉन जीरो, तो ये डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 -2 इंटू ए, यहाँ पे हमने रिजल्ट लगा दिया। वैल्यूज डेटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 1 1 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया, हमारे पास 1 के। ठीक है, मतलब ए के, यहाँ पे साथ में ए है। चलिए नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स कैसे निकलता है, मतलब डेटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और उसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ए बी सी हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, डेटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, बी डेटरमिनेंट नॉन जीरो है और सी बी डेटरमिनेंट क्या है उसका, नॉन जीरो। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैंसिलेशन लॉ हम लगा सकते हैं। बी ए इज इक्वल टू सी ए, यहाँ पे भी हम कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी सी का इन्वर्स सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए इन्वर्स का इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स का ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, पहले ए इन्वर्स निकालो फिर उसका ट्रांसपोज, ये भी बराबर है के ए इन्वर्स का मतलब के इन्वर्स और ए इन्वर्स, तो के इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/k, यही लिखा है इसमें, के नॉन जीरो। उसके बाद है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हमें इन्वर्स निकालना है तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है क्या, डेटरमिनेंट ए इन्वर्स निकालने का 1/AD माइनस BC, और जो ये है इन दोनों का आपस में स्थान चेंज हो जाएगा, मतलब जगह रिप्लेस हो जाएगी, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा और ये एज इट इज रहेंगे, बस इनके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ये ऐसे याद करना है हमने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, अगर ये 2-4 रिजल्ट हो रहेंगे, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का फिर डेटरमिनेंट निकाल लें, या पहले डेटरमिनेंट निकाल लें फिर उसका इन्वर्स करें, तो बात क्या होगी, बराबर होगी। इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है,
तो इफ एंड ओनली इफ नॉन सिंगुलर एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस ए यूनिक इनवर्स। ठीक है, मतलब उसका क्या होगा कि यूनिक इनवर्स यहाँ पे होगा अगर मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है तो। उसके बाद है इन्वर्स ऑफ ए, इसका इन्वर्स निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का। निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डेटरमिनेंट है नॉन जीरो, फिर हम निकालेंगे उसके सारे के सारे कोफैक्टर निकाल के फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद वो निकल जाएगा एडजॉइंट ए। फॉर्मूला में क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डेटरमिनेंट ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद है इफ़ 2a इज इक्वल टू 2a, हमारे पास ये गिवन है, देन व्हाट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। 2a गिवन है तो 2 को इधर लिया, ये आ गया। ए इनवर्स निकालना भाई, इन दोनों को तो चेंज कर देंगे 1 को और इनके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद डेटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेट एन बी ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन्स। हमारे पास एन अननोन्स हैं, लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में जब लीनियर प्रोग्रामिंग करी थी उसमें हमने पढ़ा था इसको कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो इस ये मैट्रिक्स बन जाएंगी, ये वेरिएबल्स बन जाएंगी, ये भी वेरिएबल B1 B2 B3 अप टू सोन। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स है, बी यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इफ B इज नॉन जीरो देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस का मतलब अगर B क्या है, जीरो है, यानी नॉन जीरो है, तब क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस। अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तब वो बनेगा होमोजीनियस। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डेटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उस सिस्टम के पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि कंसिस्टेंट होंगे। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर उस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जीरो है तो इसका, और अगर डेटरमिनेंट जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब हम करेंगे और वो नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है। अगर डेटरमिनेंट ए जीरो है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी की प्रोडक्ट भी क्या है, जीरो है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एग्जांपल से करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, और ये रिजल्ट है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस के। होमोजीनियस में अभी बताया था बी क्या होंगे, जीरो। इफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डेटरमिनेंट जीरो, इस केस में नॉन जीरो है, तो उसके पास क्या होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे एंड इट हैज़ अ वन सॉल्यूशन। और उसका क्या होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन हमारे पास होगा। अगर डेटरमिनेंट ए जीरो है तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इट हैज़ अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स देन इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो लेस देन क्या होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स, तो उसके पास क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास होंगे। देखिए अब एग्जांपल क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन। तो ए हमने इस टाइप से मैट्रिक्स लिखा, उसका डेटरमिनेंट निकाला, डेटरमिनेंट आया सिंगुलर। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करो, वो आया नॉन जीरो। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास क्या है, अगर डेटरमिनेंट ए जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉन जीरो, तो ये रहा, दिस सिस्टम हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन। इस केस में हमारे पास क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। उसके बाद है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक, किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक फाइंड आउट करना है तो क्या होता है फॉर्मूला, ए नंबर आर इज सेड टू बी ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ इट पोजेसेस द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस, टू प्रॉपर्टीज। द डेटरमिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालें, डेटरमिनेंट निकालें, तो एक माइनर उसका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, उसके बाद द डेटरमिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज अ जीरो। तो हायर देन आर क्या होना चाहिए, उसका डेटरमिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन जीरो। ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगुलर फॉर्म क्या कहती हैं, इसमें हमें क्या करना होता है कि सारी एंट्रीज को, मतलब
लाइन में लाके अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना है। देखो जैसे ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रीसीड द जीरो रोज, द नंबर ऑफ जीरोज प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो element in a row is less than that number of such zeros in the next row. The first non-zero element in every row is unity. मतलब फर्स्ट नॉन जीरो ये रो है, बाकी के नीचे जीरो, फिर ये जीरो, फिर बाकी के नीचे जीरो, फिर जीरो जीरो, फिर ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो बस इसमें यही लिखा है सेम। उसके बाद द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म, रैंक बराबर है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारे पास क्या होगी, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। नॉन जीरो इज दैट रो विच हैज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट इज एज जीरो। नॉन जीरो रो का मतलब क्या है कि ऐसी रो जिसमें एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या हो, जीरो हो, मतलब एक एलिमेंट उसमें नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये निकालना इसका रैंक, इस पर ऑपरेशन लगाओ तो क्या आ गया, 1 और 2 नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो 2 इसका क्या हो गया, डेटरमिनेंट हमारे पास हो गया। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इन इक्विवेलेंट फॉर्म। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने लिखा है एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स कॉलम मैट्रिक्स है यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स, बी यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसको हमने लिखा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड, मतलब इकट्ठा करके लिखना। तब यहाँ पे फिर ऑपरेशन लगा के इसको लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएंगे कुछ रिजल्ट्स। तो ए और बी को अगर हम इकट्ठा लिखते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, और जो वेरिएबल वाली जो कॉलम मैट्रिक्स जो है बी इकट्ठा लिखते हैं, तो रिजल्ट देखो। अगर रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, जो एक्चुअल मैट्रिक्स के साथ अगर इस मैट्रिक्स का रैंक जो है बराबर नहीं आया तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर बराबर आ गया तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि x1 x2 x3 जितने ये हैं ना, इनसे अगर लेस देन आ गया तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब ए एक्स हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन कैन आइदर द ट्रिवियल सॉल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए एन है यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स है, देन द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, जो नंबर ऑफ अननोन्स गिवन अगर उनसे छोटा है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। पहले इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक कब होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 7 क्वेश्चन है, ये इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना। चलिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स, इसको भी आज ख़त्म ही कर देते हैं। डेटरमिनेंट क्या कहता है, एन एक्सप्रेशन विच इज़ रिलेटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होता है, रिलेटेड होता है। डेटरमिनेंट निकालते हैं। डेटरमिनेंट अभी हमने पीछे भी किया है, पता है ना कैसे निकालते हैं, तो वैसे इसको निकालना है। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट बी फाउंड। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डेटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, फॉर ए मैट्रिक्स ए, डेटरमिनेंट ए इज रीड एज डेटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको हम मॉडुलस ए रीड नहीं करते, इसको हम रीड करते हैं डेटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद है वैल्यू ऑफ ए डेटरमिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक ऑर्डर है तो उसका डेटरमिनेंट क्या होगा, वो खुद वो जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वही आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 का अभी बताया था, ऐसे क्रॉस करके माइनस ऐसे क्रॉस, माइनस साइन आएगा। 3 क्रॉस 3 का सबको पता है कैसे निकालना, वही कोफैक्टर साथ में अब a11 a12 a13 जिसके रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डेटरमिनेंट। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स है, इसका डेटरमिनेंट निकालना है, तो ऐसे हम इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, द डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर दैन 2 कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और कॉलम। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। टू एक्सपेंड डेटरमिनेंट ए अबाउट ए रो और कॉलम वी मल्टीप्लाई ईच ए आई जे इन द दिस नंबर। ठीक है, यानी कि -1 की पावर आई प्लस जे, जिस भी रो और कॉलम के अराउंड हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, एवेल्यूएट
इवेल्युएट कैसे निकालना है इसका डेटरमिनेंट y माइनस वाई प्लस वन का वाई प्लस वन वाई माइनस वन, इसको निकालेंगे वाई स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है सेकंड 3x3 की मैट्रिक्स है, उसका डेटरमिनेंट निकालना है, तो ये डेटरमिनेंट हम निकाल देंगे। प्रोडक्ट पता है डेल वन और डेल टू की, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए और डेटरमिनेंट ऑफ बी अलग अलग भी हम कर सकते हैं, तो ये बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, के की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इसके इक्वल दे रखी है, आइडेंटिटी इसके इक्वल आएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, इफ़ ईच एंट्री इन रो और कॉलम ऑफ ए डेटरमिनेंट इज जीरो, हर एक एंट्री और जो रो है मतलब रो और कॉलम की एंट्री अगर जीरो है तो उसका डेटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन होनी चाहिए कंप्लीट वन रो या कंप्लीट वन कॉलम। ठीक है, अगर रो को चेंज करते हैं कॉलम में, कॉलम को चेंज करते हैं रो में, तो हमारे पास साइन भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा साथ में। उसके बाद इफ एनी टू रो ऑफ ए डेटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द डेटरमिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रहा माइनस साइन आ जाएगा। इसमें क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं ना, तो डेटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटरमिनेंट वही आएगा सेम जो एक्चुअल मैट्रिक्स का हमारे पास आता है। उसके बाद है ए डेटरमिनेंट हैविंग एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल देन इट्स बिकेम, अगर दो रो सेम है, जैसे ये सेम है, तो डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर दो कॉलम सेम है तो भी डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इफ all the constituents of one row or one column multiplied by the same quantity, the determinant is multiplied by that quantity, अगर हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई रो या कॉलम के साथ करेंगे तो डेटरमिनेंट की मल्टीप्लाई भी हमें उस स्केलर के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी रो या कॉलम में कोई भी नंबर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो डेटरमिनेंट उसका अलग अलग भी हम कर सकते हैं, मतलब जो सम ऑफ टू डेटरमिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर का। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए था सेम। उसके बाद अलग से प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंस्टिट्यूट्स ऑफ एनी रो ऑफ ए डेटरमिनेंट विद द कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज जीरो, कोफैक्टर के साथ क्या आ जाएगा, उसका जीरो आ जाएगा अगर सम करेंगे तो डेटरमिनेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth ऑर्डर डेटरमिनेंट इज n स्क्वायर, डेटरमिनेंट ऑफ के ए, अगर के स्केलर के साथ कोई भी मैट्रिक्स है और उसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, अगर स्केलर को हम बाहर निकालेंगे तो जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी स्केलर की पावर में आ जाएगी। ठीक है, तो साथ में क्या आ जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ बी प्लस डेटरमिनेंट ऑफ सी, ये इक्वल नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स है जो डेटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन बी इज इक्वल टू सी बाय कैंसिलेशन ला, व्हेन डेटरमिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो। टू डिफरेंशिएट ए डेटरमिनेंट, डिफरेंशिएट वन रो एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही रो को डिफरेंशिएट करना है या एक कॉलम को करना है, फिर कीप अदर अनचेंज द सेकेंड एंड सो ऑन, मतलब एक टाइम पे एक ही रो या कॉलम का डेटरमिनेंट होगा, फिर जो दोबारा डेटरमिनेंट करेंगे वो सेकंड टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो बाकी दो ऐसे ही रहेंगी सेम। अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसका क्या निकालेंगे, सीधा सीधा डेटरमिनेंट हम यहाँ पे इसका निकाल देंगे। ठीक है, डेटरमिनेंट निकाल के आंसर आ जाएगा जीरो। सेम ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन दिस इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे, ये हमारा एस्टेट में पूछा गया सवाल है, एस्टेट 2021 में शायद ये पूछा गया था। ठीक है, 91 ही क्वेश्चन था, पता नहीं पार्ट सी का था या पता नहीं पार्ट बी का, उसमें ये पूछा गया था एस्टेट 2020 में, ये एज इट इज़ क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरा ये डेटरमिनेंट सोल्व करेंगे, 11th 12th में हमने अच्छे खासे सोल्व किए हुए हैं, ये वैल्यूज सारी कंपेयर करके वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है साइक्लिक डेटरमिनेंट क्या होता है, ये इतना खासा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो। अगर हमारे पास इस टाइप से वैल्यूज़ हैं 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी सीधी सीधी वैल्यू होती है डेटरमिनेंट की ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। अगर क्यूब आ जाए यहाँ पे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, साथ में ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए बी सी ए सी ए बी अगर ऐसा है तो ये इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे ये होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ए बी सी एग्जाम्पल, ए क्यूब
बी क्यूब सी क्यूब, ए की पावर 4-1, बी की पावर 4-1 और सी की पावर 4-1, 0। ए बी सी डिस्टिंक्ट है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसका डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो सिंपल। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेटरमिनेंट, एप्लीकेशन वाला भी पूछा था, अभी सिलेबस में लिख भी रखा था एप्लीकेशन ऑफ डेटरमिनेंट। तो ये है इसकी एप्लीकेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, डेटरमिनेंट का साइन 1/2, फिर डेटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये इसका निकाल देंगे, ये सबको पता ही है, 9th क्लास का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, जिसका डेटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि ये डेटरमिनेंट का फॉर्मूला है, डेटरमिनेंट। ठीक है, डेटरमिनेंट निकालते हैं। ये यहाँ पे बाहर क्या है, मोड है, मोड। डेटरमिनेंट अंदर है, बाहर क्या है, मोड, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी इसीलिए मोड लगाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ दिस इज इक्वल टू ABC/2 नॉट इक्वल टू 0, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज हमारे पास गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, और कोलिनियर कब होंगे, जब उसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए प्लस बी। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें बताना है ये ट्रायंगल है, कोलिनियर है, मीनिंगलेस है। तो देखो, इसको अगर इसका सोल्व करने के बाद ये 0 आ जाते हैं, तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास हो रही, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 y1 x2 y2 और p पॉइंट है x और y। तो क्या बनेगी, इसको सीधा फॉर्मूला इक्वेशन में पुट कर दो, x1 x2 y1 y2 और 1 1 1, डेटरमिनेंट उसका निकाल दो क्या, 0 के इक्वल। तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जैसे अभी एग्जाम्पल है, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, p हमने अपनी तरफ से मान लिया, x y कोई भी पॉइंट। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, x - 3y इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड दैट। जो ना समझ आए वो पूछ लेना, बाकी ये इजी है, अभी सारा बहुत इजी चल रहा है, और ये इजी क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा इतने मतलब हैवी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, डेटरमिनेंट और मैट्रिक्स के सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, और इतना मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज सारे सब यहाँ पे करवा दिया, कुछ भी टॉपिक यहाँ से हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाए ना, वो सारे बिल्कुल कंप्लीट करवाए हैं, कोई भी मैंने वहाँ पे रूल या कोई कंसेप्ट कुछ भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, सब करवाया है। ठीक है, तो देखो, अब है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है, 3 हमारे पास इक्वेशन है लीनियर, तो ये क्या होंगे हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सेट ऑफ वैल्यूज वेरिएबल x y z विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई दिस 3 कंडीशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। ठीक है, जो यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा वही इक्वेशन को क्या, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। वही होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इफ़ D1 D2 D3 अगर ये सारे 0 हैं, मतलब ये वाली सारी चीज़ क्या है, 0 है, तो सिस्टम है होमोजीनियस, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज नोन एज कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनकंसिस्टेंट। उसके बाद द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या कहता है, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन बी सोल्व बाय क्रैमर रूल्स, जिसको स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर ने दिया था। देखो, 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, 2 इक्वेशन इस टाइप से आएंगी, a1x + b1y इक्वल टू c1 और a2x + b2y इज इक्वल टू c2, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू d1/d एंड y इज इक्वल टू d2/d। ये सॉल्यूशन x d हमारे पास क्या है, a1 a2 b1 b2 उसका डेटरमिनेंट, और d1 क्या है, c1 c2 b1 b2। ऐसे डेटरमिनेंट निकाल के x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में d1/d d2/d d3/d, सेम ऐसे ही फॉर्मूला है। यूजिंग क्रैमर रूल हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये क्वेश्चन हम सोल्व करके देख लेंगे, ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है। उसके बाद है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है, नॉन होमोजीनियस, इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अगर d 0 है तो d1 d2 d3 कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। घबराइए मत, एग्जाम्पल से कर लेंगे, समझ आ जाएगा। अगर d 0 है तो d1 d2 d3 अगर 0 है तो गिवन सिस्टम एज
कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और इज इनकंसिस्टेंट। उसके बाद है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या कहता है? द फॉलोइंग केसेस अराइज वाइल सॉल्विंग लीनियर equation 2 or 3 variables. When d is not equal to 0, the system has trivial solution. When d is equal to 0, the system has a non trivial solution, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सेम वही होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सारा कुछ सेम घूम फिर के वही बातें यहाँ पे आती है, बस मेथड थोड़ा अलग है। जैसे अब एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है x और y, दूसरी px प्लस p1 y और प्लस p2, ये क्यूब है, और तीसरी हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्यूब गिवन है, यहाँ पे क्यूब नहीं है और सिद्धि है। सिस्टम कंसिस्टेंट है, इज कंसिस्टेंट इफ दिस डेटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो इसका डेटरमिनेंट क्या निकाल दो? 0, p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन ए बी सी आर इन एच पी जी पी ए पी किस में होंगे? तो वही बात है, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए बी सी किस में आ जाएंगे? हमारे पास एच पी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हुआ डेटरमिनेंट का टॉपिक, सारा कंप्लीट, कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, सारे रूल रेगुलेशन एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से क्वेश्चन ले लेना, और नहीं तो मैं करवा ही रही हूँ। और फिर सिलेबस होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करेंगे जितना भी हमारे पास टाइम बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको अलग से खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन का मैटर चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, तो आप मेरे से PDF ले सकते हैं कोई भी चैप्टर का। अगर आपको जो आपका कमज़ोर है, मतलब जिसमें आपको अभी तक मतलब अच्छे से नहीं समझ आया या मतलब नहीं निकल रहे क्वेश्चन, तो जितने ज़्यादा उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके उस पर हाथ हमारा बैठ जाएगा, तसल्ली से हम उसको कर सकेंगे। ठीक है, तो मैथ में तो वही है, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो वही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे और मैथ इजी लगेगा। तो इसी के साथ आज हमारा जो है, हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है? यहाँ पे हमने किया है भाई, कहाँ गायब हो गया? मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट, यानी कि 7th टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे 6th में सीक्वेंस और सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और साथ में HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना चाहिए ना, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही कंप्लीट हम यहाँ पे कल क्या करेंगे? सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर 6th। ठीक है, फिर हमारे थोड़े से चैप्टर रह जाएंगे, ये भी बहुत जल्दी ही कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, आज वैसे भी कितनी तारीख हो गई? 5 तारीख है, तो बहुत जल्दी मैं आपको 10 दिनों में शायद ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर इन चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चंस चाहिए तो क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छी लग रही हैं क्लासेस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।